अब हम बात करेंगे गांधी के थ्योरी ऑफ स्टेट एंड एनार्किज्म के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, गांधी जो है, अभी तक जितनी डिबेट हमने करी, एक चीज़ तो समझ गए हैं हम कि वो एक टॉप डाउन ऑल पावरफुल स्टेट जो है डेफिनेटली नहीं चाहते थे। उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो एक बेस्ट स्टेट होता है वो होता है विच गवर्न्स द लीस्ट। इस रीज़न से वो चाहते थे कि जो लोग हैं, अगर वो खुद ही मॉरली अपराइट होंगे, सेल्फ कंट्रोल्ड होंगे, तो इस केस में हमें किसी भी प्रकार की एक स्ट्रॉन्ग स्टेट की आवश्यकता जो है वो नहीं होगी। क्योंकि गांधी के मुताबिक जो रियल पावर है वो हमेशा लोगों में होनी चाहिए, और खास करके वो भी विलेज लेवल पर। इसीलिए गांधी जी ने विलेज को एक नेचुरल यूनिट माना, जहाँ पर लोग जो है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएं, पीसफुली रह पाएं, और सबसे बड़ी बात कि किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस ना हो। ये बड़ी चीज़ है। गांधी जी ने ये भी बोला कि भाई, बहुत ज़्यादा अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है लोगों के अफेयर्स में और लाइफ में, तो उससे करप्शन और वायलेंस बढ़ेगा। और इस रीज़न से गांधी जी ने कहा कि फिर स्टेट को मजबूरन जो है फोर्स का प्रयोग, पुलिस का प्रयोग, लॉज का प्रयोग करना पड़ेगा टू कंट्रोल पीपल। और जब ये होगा तो लोगों की फ्रीडम जो है वो रिड्यूस होगी। और जब लोगों की फ्रीडम रिड्यूस होगी तो ये डेफिनेटली एक डेमोक्रेसी के लिए कंड्यूसिव तो नहीं है। इस रीजन से उन्होंने कहा कि दैट गवर्नमेंट इज बेस्ट विच गवर्न्स द लीस्ट। ये उनका एक बहुत बड़ा कोर आइडिया था जिसपे गांधी जी ने बड़ा काम किया। तो ये कहना अब गलत नहीं होगा कि जो गांधी जी की थ्योरी ऑफ स्टेट थी, ये थ्योरी ऑफ स्टेट उनकी रूटेड थी उनके एक एथिकल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड व्यू में, जो बेसिकली रिप्रेजेंट करता था एक क्रिटिक, एक मॉडर्न कोअर्सिव सेंट्रलाइज स्टेट को लेकर, जो हमने अभी तक चीज को समझा है यहाँ पर। इसी रीजन से गांधी जी जो थे वो स्टेट को कभी भी एक न्यूट्रल लेवल पर आर्बिटर ऑफ जस्टिस के हिसाब से नहीं देखते थे। गांधी जी भी स्टेट को एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू के हिसाब से देखते थे, मार्क्स की तरह, पर इनका पर्सपेक्टिव अलग था। वो कहते थे कि स्टेट मेरे मुताबिक एक इंस्ट्रूमेंट है। मार्क्स में और गांधी में ये कॉमनैलिटी है, बोथ हैड द पर्सपेक्टिव ऑफ एन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट स्टेट। One viewed the state as an instrument of the bourgeois class to suppress the proletariat. Gandhi viewed the state as an instrument that promotes systemic violence, moral degradation. इस रीजन से आप देखो कि गांधी जी ने अपनी हिंद स्वराज में क्या बोला। उन्होंने ये बोला कि भाई, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो क्या कर रही है, वो स्टेट्स को ऑर्गेनाइज कर रही है इस तरीके से कि जिससे इंडिविजुअल्स जो हैं उनकी जो कॉन्शियंस है, उनकी जो कम्युनिटी लाइफ है, वो डिमिनिश हो जाए।
इस रीजन से गांधी कहते हैं कि जो मेरे हिसाब से पॉलिटी है वो नॉन स्टेटिस्ट होनी चाहिए। इसका मतलब है कि वो डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। इसका मतलब है कि वो एथिकली ग्राउंडेड होनी चाहिए। और यहाँ पर जो है मॉरल अथॉरिटी का पूरा फोकस होना चाहिए ओवर लीगल कंपल्शन। ये चीज के बारे में गांधी जी ने बोलने की कोशिश करी। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि एक स्टेटलेस सोसाइटी हो जो सेल्फ रेगुलेशन पे फोकस करे, म्यूचुअल कोऑपरेशन पे फोकस करे, मॉरल डिसिप्लिन पे फोकस करे। ये चाहते थे गांधी जी। इसलिए उन्होंने फेवर करा एक मिनिमल स्टेट। और एक उन्होंने बोला कि अल्टीमेट लेवल पर स्टेट को कहाँ जाना चाहिए, राम राज्य। राम राज्य उन्होंने क्या बोला, क्या होता है एक हारमोनियस स्टेट। हारमोनियस स्टेट किस कॉन्टेक्स्ट में, जो कि एक सेल्फ गवर्निंग सोसाइटी है। सेल्फ गवर्निंग सोसाइटी कौन सी हो गई, जो बेस्ड हो गई ड्यूटी पे, धर्म पे। इस रीजन से हम कहते हैं कि वो बहुत क्लोज आ गए थे इस पॉइंट को, जो आज कई मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट बोलते हैं, विच इज कॉल्ड फिलोसफिकल एनार्किज्म। फिलोसफिकल एनार्किज्म का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, कि आप अराजकता नहीं चाह रहे। यू डोंट वांट अ सिचुएशन ऑफ एनार्की, बट यू डोंट कंसेप्चुअलाइज द स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बेनिफिट द ह्यूमैनिटी। और ये ऐसा क्यों है, उसका रीजन ये है कि गांधी जी का हमेशा ये मानना था कि बस स्टेट जो है वो किसी भी प्रकार का एक नेचुरल फ्रेंड नहीं है लोगों का। वो नेचुरल फ्रेंड ऑफ पीपल नहीं है। स्टेट वो हमेशा ये कहते थे कि भाई वो अथॉरिटी ही एक्सरसाइज करना चाहता है। और इस अथॉरिटी की वजह से जो इनहेरेंट नेचर है ह्यूमंस का, जो ट्रुथफुलनेस है, लव है, इनर डिसिप्लिन है, आप उसको तवज्जो ही नहीं दे रहे, इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे। तो इस रीजन से उन्होंने कहा कि यार मैं मैन का जो इन्नेट नेचर है ना, उस इन्नेट नेचर में ज्यादा भरोसा करता हूँ कि मैन जो है बाय नेचर कोऑपरेटिव और पीसफुल है। अब आप देखो यहाँ पर तो इफ यू रिकलेक्ट, गांधीज आइडियाज आर समवॉट वेरी नियरली क्लिकिंग टू व्हाट एरिस्टोटल had said, कि बस मैन इज अ सोशल एनिमल, ही इज कोऑपरेटिव बाय हार्ट, इट्स नॉट दैट ही विल डिसीव अदर्स। तो उनका कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं था मैन को इस नजरिए से विजुअलाइज करने का कि उसको एक कोerसिव अथॉरिटी ही चाहिए। तो वो चाह रहे थे कि मैन एक इस प्रकार का भी हो सकता है कि आप उसकी खुद की एबिलिटीज को अगर एनालाइज करो तो वो बाय डिफॉल्ट ट्रूथ, लव और इनर डिसिप्लिन के तहत इफेक्टिव तरीके से ही रहेगा। समझ रहे हो आप इस चीज को। तो इस चीज को समझने की कोशिश करो यहाँ पर कि गांधी जी चाहते थे सेल्फ रिलायंट कम्युनिटी बिल्ड करना। इसलिए वो चाहते थे एक स्टेटलेस इंडिया, क्योंकि उनको भरोसा था कि जो ये विलेजेस हैं ये अपने आप को गवर्न करेंगे ऑनेस्टी और ट्रू लव से। और अगर आप विलेजेस को ही सेंट्रल यूनिट बना के चलोगे तो आप देखोगे कि वो कहते हैं कि आप इस चीज से एक पॉजिटिविटी पा पाओगे अगर आप विलेजेस को इस नजरिए से देखते हो। इस रीजन से आप देखो कि विनोबा भावे जो है उन्होंने क्या बोला। विनोबा भावे ने ये बात बोली कि देखो गांधी जी का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि लेट पीपल हेल्प देमसेल्व्स, बिकॉज स्टेट क्या है, इट विल कंट्रोल योर लाइफ। पीपल अगर एक दूसरे की मदद करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक ऐसी परिस्थिति पैदा होगी कि लोगों को आवश्यकता नहीं होगी स्टेट की। इसी रीजन से आप देखो कि लुई फिशर जो है उसने भी कुछ इसी प्रकार की चर्चा करी। लुई फिशर ने कहा कि गांधी का ट्रस्ट किस पे था, गांधी का ट्रस्ट था एक ऑर्डिनरी सिटीजन पे। उसकी पावर में उनको फेथ था।
इस रीजन से गांधी कहते थे कि डेमोक्रेसी जो है मेरे हिसाब से विलेज में स्टार्ट होगी और यहीं पर सीमित रहेगी। डेमोक्रेसी मेरे हिसाब से कोई पार्लियामेंट की डेमोक्रेसी नहीं होती है। सो गांधी वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दिस आइडिया ऑफ अ वेरी बिग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जहां पे एक बड़ा जी एनुअल फेस्टिवल चल रहा है इलेक्शंस का एंड ऑल दैट स्टफ। पर यहाँ पर फिर वही बाबा साहब का इशू वही आ जाता है। बाबा साहब ने कहा कि गांधी जी आपकी बातें ठीक हैं, पर व्हेन विलेजेस आर बेसिकली डेंस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड व्हेन द विलेजेस आर बेसिकली एरिनाज ऑफ सोशल इनजस्टिस, तो क्या आपको लगता नहीं है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग स्टेट की आवश्यकता है जो बेसिकली राइट्स ऑफ द वीक पीपल को प्रोटेक्ट करेगा? क्योंकि देखो बाबा साहब ने फिर वही बात बोली। बाबा साहब ने कहा गांधी जी देखो आपके साथ फिर वही इशू है। आप यूटोपियन बात कर रहे हो कि अगर एक गांव में एक कमजोर वर्ग का व्यक्ति रहता है, एक हायर अथॉरिटी वाला व्यक्ति रहता है, हायर कास्ट वाला रहता है, तो वो हायर कास्ट वाला लोअर कास्ट वाले के साथ आप अज्यूम करके चल रहे हो कि पीसफुल रहेगा। ऐसा रहता नहीं है बॉस। तो कहीं ना कहीं आपका मॉडल थ्योरेटिकली साउंड है बट प्रैक्टिकली वो फेल कर रहा है। लेकिन राघवन अय्यर की बात करें अगर हम, तो राघवन अय्यर ने यही बात बोली कि देखो गांधी के लिए स्टेट जो है इट अराइजेस फ्रॉम मॉरल इंडिविजुअलिज्म। इसका क्या मतलब है जी मॉरल इंडिविजुअलिज्म? इसका मतलब ये है कि एक उनके मुताबिक स्टेट वो होता है जहां पर एथिकल लेवल पर सेल्फ रेगुलेशन है रादर देन एक कोअर्सिव एपरेटस के। और ये कोअर्सिव एपरेटस क्या है? ये कोअर्सिव एपरेटस वही स्टेट है जिसको गांधी जी चाहते हैं कि भाई मेरे हिसाब से ना हो, क्योंकि वो कहते हैं कि मॉरल इंडिविजुअल जो है उसके अंदर एक फेथ और ट्रस्ट होना चाहिए। और यही राघवन अय्यर के मॉरल इंडिविजुअलिज्म को अगर आप देखो तो भिक्खू पारेख ने किस तरीके से बोला। तो भिक्खू पारेख ने इसी चीज को बोला कि भाई मेरे हिसाब से तो जो मैं बोल रहा हूँ वो ये है कि गांधी जी चाहते थे यहाँ पर नॉर्मेटिव डिसेंट्रलिज्म। नॉर्मेटिव डिसेंट्रलिज्म का मतलब ये है कि उनका गोल ये था कि जो स्टेट है वो अपनी अथॉरिटी को एक्सपेंड ना करे, बल्कि वो ये चाहते थे कि स्टेट जो है ग्रेजुअली अपनी अथॉरिटी को विड्रॉ करे और कम्युनिटी को सेल्फ सफिशिएंट बनाने में मदद करे। कम्युनिटी को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की मदद करे। लेकिन वही बात है जी कि पार्था चैटर्जी को लगता था कि ये बातें गांधी जी की जो हैं ये बड़ी यूटोपियन है। वो यूटोपियन इसलिए हैं क्योंकि वो, जैसा बाबा साहब ने बोला कि इट इग्नोर्स स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज, इसलिए यूटोपियन है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई साहब यहाँ पे कि जिस नजरिए से ये चीजें यहाँ पर हमारे सामने पेश हुई, उससे एक चीज तो क्लियर होती है कि जिस नजरिए से गांधी जी पेश कर रहे थे बाकी स्कॉलर्स का टू सम एक्सटेंड मानना था, बट बाकी कई डिसएग्रीमेंट्स भी थे। यहाँ पर हम बात जरूर करना चाहेंगे निवेदिता मेनन की। निवेदिता निवेदिता मेनन जो है उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली। उन्होंने कहा कि गांधी का जो ये स्टेटलेस विजन था, इस विजन में प्रॉब्लम क्या थी कि जेंडर हायरार्की के बारे में तो कोई चर्चा हुई नहीं। जेंडर हायरार्की के बारे में तो कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल लेवल पर वुमन का सबॉर्डिनेशन होता है एक सोसाइटी में, और वो भी एक विलेज लेवल पर, गांधी जी ने इस चीज के ऊपर तो बिल्कुल चर्चा नहीं करी कि भाई ये चीज कैसे एड्रेस की जाएगी। तो निवेदिता मेनन ने भी यही बात बोली कि देखो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से गांधी जी का विजन जो है वो ग्रास रूट लेवल पर एप्लीकेबल है। लेकिन इस रीजन से आप देखो कि जब हम बात करते हैं गांधी जी की तो एक चीज तो क्लियर हो गई यहाँ पर डिबेट से कि गांधी जी एक बेस्ट काइंड ऑफ सोसाइटी चाहते थे जहां पर लोगों को ऐसी परिस्थिति नहीं चाहिए थी वेयर दे नीड टू बी रूल्ड बाय अदर्स। पहली बात तो
क्योंकि मैंने आपको बताया ना, उनका फोकस था कि यार आदमी के कॉन्शियंस पे, ट्रुथ पे, लव पे, इस पे फोकस करो आप। अच्छा, क्योंकि अब जब गांधी जी बार बार ये कहते थे कि अगर आप इस पे फोकस करोगे तो कई स्कॉलर्स ने कहा कि गांधी जी अगर आप कह रहे हो कि स्टेट होना ही नहीं चाहिए तो फिर तो ये एनार्किज्म है। तो गांधी जी ने कहा कि बस ये एनार्किज्म जिसको आप एक पॉलिटिकल साइंस में, बिकॉज वो स्टेट की अथॉरिटी नहीं है इस नज़रिए से देख रहे हो, मैं इसको देखता हूँ एनलाइटेंड एनार्की के नज़रिए से। एनलाइटेंड एनार्की का मतलब ये है कि भैया यहाँ पर जो है एक नॉन वायलेंट स्पिरिचुअल फोर्स है जो लोगों को गाइड कर रही है, नॉट एज अ स्टेट, एज एन अथॉरिटी। क्योंकि आप जब आदमी के उस पॉइंट के ऊपर भरोसा रख रहे हो कि आदमी सच्चा है, आदमी प्रेमी है, उसकी कॉन्शियंस क्लीन है, तो उसको किस आवश्यकता की जरूरत है एक अथॉरिटी की? आदमी जब एनलाइटेंड है, तो एक एनलाइटेंड आदमी वैसे भी नॉन वायलेंट स्पिरिचुअली गाइडेड आदमी है, उसको स्टेट की आवश्यकता नहीं है। तो गांधी जी ने कहा कि भाई व्हाट यू मे कॉल एज एनार्की इज व्हाट आई कॉल्ड एज एन एनलाइटेंड एनार्की। क्योंकि एनलाइटेंड एनार्की में गांधी जी ने यह बात बोली कि बस माई फोकस इज मोर ऑन, जो हमने एक शब्द पहले भी यूज किया था, आपको याद होगा पहली क्लास में गांधी जी के, एथिकल एब्सोल्यूटिज्म। क्योंकि गांधी जी ने कहा एथिकल एब्सोल्यूटिज्म का मतलब है कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं दे आर गाइडेड मोर बाय इनर मॉरल लॉ एंड नॉट बाय अ हायरार्किकल कोअर्सिव अथॉरिटी, नॉट बाय अ हायरार्किकल कोअर्सिव अथॉरिटी। इस रीजन से गांधी जी ने कहा कि हमें फोकस क्या करना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए डिसेंट्रलाइज्ड सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटी बनाने के लिए। और जब हम सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटीज बनाएंगे तो व्हाट विल हैपन एज अ रिजल्ट इज दैट स्टेट विल ग्रेजुअली विदर अवे। अब आप देखो, स्टेट विल विदर अवे इज ऑल्सो व्हाट मार्क्स टॉक्ड अबाउट। बट उसने, मार्क्स ने कब बोला था? जब एक बेसिकली प्रोलेटेरिएट का कंट्रोल आ जाएगा और प्रोलेटेरिएट सोसाइटी में कम्युनिज्म को ले आएगी। लेकिन यहां पर गांधी जी कह रहे हैं कि वो सब चीजें नहीं चाहिए, बस हमें चाहिए मॉरल मैन, नॉट अ प्रोलेटेरिएट बुर्जुआ डिबेट। तो गांधी जी के लिए एक चीज क्लियर है बस, हमें कोई स्टेट के अंदर स्ट्रक्चरल ओवरथ्रो नहीं करना। तो गांधी जी के लिए यहाँ पर एथिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना एक गोल है। अगर एथिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा सोसाइटी में तो ऑटोमेटिकली स्टेट विल विदर अवे। तो गांधी जी इसको इस नजरिए से देख रहे थे। तो ये चीज यहाँ पर जानने की आवश्यकता है कि किस तरीके से गांधी जी ने देखने की कोशिश करी। और ये चीज को आप देखो कि फिर वही भिक्खू पारेख ने क्या बोला। भिक्खू पारेख ने कहा कि बस ये एक नॉर्मेटिव एस्पिरेशन है जो गांधी जी ने कंसेप्चुअलाइज किया, विच वॉज ग्राउंडेड इन एथिकल इंडिविजुअलिज्म। एथिकल इंडिविजुअलिज्म। तो एक चीज तो क्लियर है बॉस यहाँ पर, कि जिस नजरिए से गांधी जी ने एनार्की का काउंटर ऑफर किया, एनार्की की वही स्टेट नहीं होगा तो आदमी बावला हो जाएगा, पागल हो जाएगा। गांधी जी ने कहा यार ऐसा नहीं होता है कि आदमी जो है बावला या पागल हो जाएगा अगर जस्ट बिकॉज वहां पे अथॉरिटी नहीं है तो गांधी जी का पर्सपेक्टिव यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है बॉस। हर हालात में हमें ये इंश्योर करना है कि एक सोसाइटी में एथिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन गांधी के टीलियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड गोल विजा विज मार्क्स के एंड गोल, दोनों का एक कंपैरेटिव थॉट प्रोसेस भी आ सकता है। इसीलिए बीच बीच में जब मैं आपको गांधी मार्क्स बोल रहा हूँ तो दोनों को कलेक्टिवली दिमाग में विजुअलाइज कीजिएगा। क्वेश्चंस इसी नजरिए के आते हैं बेटा PSIR में, पेपर 1 में। और दोनों जगह के फिर स्कॉलर्स को ब्लेंड करके फ्यूज करके लिखना पड़ेगा आपको कि कौन सा स्कॉलर क्या बोल रहा है, फिर क्या शॉर्टकमिंग भी आइडेंटिफाई हो रही है और कहाँ क्या इशू है। ठीक है जी। तो ये है पूरा डिबेट जो आपको यहाँ पे समझ के याद रखना है।